Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके। तो आज मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ही आपका कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। PDF प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको PDF या नोट्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपका सब्जेक्ट का मतलब समझ लेते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी अर्थात जो भारत की विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति है, उसके बारे में हम आपका इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसमें हमसे जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे जो आपका शीत युद्ध का जो समय था उसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थी उसमें जो भारत की भूमिका रही है, उस भूमिका के बारे में हम आपका इस आंसर में बताना है। साथ ही हमें शीत युद्ध और शीत युद्ध के जो बाद का समय था उसमें भारत रूस, भारत अमेरिका के जो संबंध थे उनमें क्या क्या भिन्नता और क्या क्या अंतर देखने को मिली थी, उन सभी के बारे में हम आपका आंसर नंबर 1 में कंप्लीट करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी आपका भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम आपका कोल्ड वार शीत युद्ध के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि जो आपका शीत युद्ध था वो आपका 1947 से 1991 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चला। और ये आपका एक प्रकार का, इसमें जो आपकी दो प्रमुख शक्तियाँ थी विश्व की, एक आपका अमेरिका और दूसरा आपका सोवियत संघ। तो इसमें जो विश्व था दो प्रमुख शक्तियों में बट गया था। और ये आपका जो संघर्ष था ये आपका सैन्य संघर्ष नहीं था, ये आपका एक तरह का विचारधाराओं का युद्ध माना जाता है, जिसमें आपकी दो विचारधारा थी, एक आपकी पूंजीवाद, दूसरी आपकी साम्यवाद। जो आपकी पूंजीवाद विचारधारा थी वो आपके अमेरिका के नेतृत्व में थी, और जो आपके साम्यवाद विचारधारा थी वो आपके सोवियत संघ के नेतृत्व में थी। तो जो आपका शीत युद्ध का समय था उसमें आपका देश था वो दो गुटों में बट चुके थे, लेकिन इसमें कुछ देशों ने इससे अलग रहने का निर्णय भी लिया था। तो भारत भी उन्हीं देशों में से एक था जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी भूमिका लिख लें। भूमिका लिखने के बाद आप लिखेंगे शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भारत की भूमिका है उसको देख लेते हैं। तो जो आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, जिसमें जो आपके सबसे पहले समर्थक आते हैं वे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, जो कि आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे कहते थे कि नव स्वतंत्र देश किसी एक गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता और नीति निर्माण की शक्ति को कमज़ोर नहीं करना चाहते। तो ये तो हमने आपका शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका देख ली। अब हम आपके इसमें भारत की भूमिका के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले नेतृत्व की भूमिका आती है। तो जो भारत था वो आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक देशों में से माना जाता है। तो ये आपका जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था ये आपका 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहले आयोजित किया गया था। और इसके जो आपके सदस्य देश रहे थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था उसमें भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और गाना जैसे जो देश थे उन सभी में आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था। सेकंड आपका शांति और सहयोग का समर्थन आया। तो इसमें जो भारत था उसने युद्ध के स्थान पर संवाद, शांति, विकास और सहयोग की नीति को प्राथमिकता दी। थर्ड साथ ही इसमें आपका उपनिवेशवाद का विरोध आता है, जिसमें जो आपके एशिया, अफ्रीका और जैसे जो अन्य औपनिवेशिक देश थे उन सभी को स्वतंत्रता दिलाने के में जो अनेक राजनीतिक और नैतिक समर्थन था वो सभी भारत ने इसमें दिया। फिर फोर्थ आपका जो आता है वो आपका आर्थिक स्वतंत्रता पर बल आता है, जिसमें जो भारत था उसने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की नीति अपनाई। तो इतना सब लिखने के बाद आप टोटली ये कह सकते हैं जो भारत है उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक वैश्विक मंच बनाकर यह बताया कि शक्ति संतुलन के युग में भी एक स्वतंत्र नीति अपनाना संभव है। तो ये हमने आपके भारत की भूमिका के कुछ मुख्य बिंदु देख लिए। अब हम आपका शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद के युग में जो भारत रूस और भारत अमेरिका के संबंध है
उनको देख लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले भारत रूस संबंध देखेंगे, जो हम शीत युद्ध के दौरान देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो भारत के और जो रूस के संबंध थे, वे भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक संबंध थे। और 1971 का जो भारत पाक युद्ध था, उसके समय भी सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया, जिसमें आपका भारत सोवियत मैत्रिक संधि 1971 हुई थी। और सोवियत संघ ने भारत को रक्षा उपकरण, तकनीकी सहायता और आंतरिक क्षेत्र में सहयोग देता रहा। तो ये आपका शीत युद्ध के समय भारत के और सोवियत संघ के संबंध थे। अब हम आपका शीत युद्ध के बाद देख लेते हैं। तो 1991 में आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस बन गया। तो ये आपका कुछ समय के लिए इसमें जो संबंध थे उनमें थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर से वे आपके एक राजनीतिक भागीदारी बना चुके थे। तो आज के समय में जो भारत और रूस के जो संबंध हैं, उनमें रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्र के जो क्षेत्र है, उनमें आपके दोनों के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। और रूस भारत का एक प्रमुख रक्षा सहयोगी भी बना हुआ है। तो ये हमने आपका भारत रूस संबंध देख लिया शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद। अब हम आपका भारत अमेरिका संबंध देख लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले शीत युद्ध के दौरान देख लेते हैं। तो जो भारत के साथ जो शीत युद्ध के समय जो संबंध थे, वे थोड़े कम थे, क्योंकि जो भारत था वो गुटनिरपेक्ष था और जो अमेरिका था वो पाकिस्तान का समर्थन करता था। और जो भारत था उसको अमेरिका से उतनी तकनीकी और रक्षा समर्थन नहीं मिला जितना कि सोवियत संघ या रूस से उसको मिला था। फिर शीत युद्ध के बाद देख लेते हैं। तो शीत युद्ध के बाद जो इनके संबंध थे उनमें थोड़ा सुधार हुआ। 2005 में जो दोनों देश थे, इन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए, जो कि आपका इनके संबंध का एक बहुत ही बड़ा मोड़ माना जाता है। तो आज का समय जो है उसमें भारत और अमेरिका रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और रणनीतिक मामलों में करीबी भागीदार बन चुके हैं। और ये जो संबंध है इनके वे बहुत ही मजबूत संबंध हो चुके हैं। कार्ड जैसे जो मंच है उन पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये हमने आपका शीत युद्ध के बाद और शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के संबंध भी बता दिए। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भारत के शीत युद्ध का जो समय था, उसमें गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाना, जो स्वतंत्र विदेश नीति थी, उसको चुना गया भारत ने, और उसमें दुनिया के सामने एक नया विकल्प भारत ने रख दिया। तो जो आपके शीत युद्ध के समय जो आपके संबंध रहे, वे आपके भारत के रूस के साथ अच्छे रहे, लेकिन शीत युद्ध के बाद जो भारत के संबंध थे वे अमेरिका के साथ एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लेवल पर आज पहुंच चुके हैं। और तो ये दोनों ही जो संबंध है, ये आपके वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जो कि किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार दोनों निर्णय लेते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ब्रिक्स, यूरोपीय संघ और शंघाई सहयोग संगठन बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको हमें बताना है। साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की बढ़ती संभावनाओं का वर्णन करना है और उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या भी करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। तो प्रस्तावना में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका विश्व है वो आपका बहुध्रुवीय विश्व है आज के समय में, जहाँ आपका एक या दो महाशक्ति नहीं है, बल्कि इसमें आपका विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली देश, संगठन, वैश्विक नीति, व्यापार और सुरक्षा, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जो भारत है वो आपका एक विकासशील देश रहा है और वो आपका बहुध्रुवीय अवसरों से भरा हुआ है। तो ऐसे में जो ब्रिक्स, यूरोपीय संघ और शंघाई सहयोग संगठन जैसे जो संगठन है, वे सभी भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं, जहाँ पे भारत अपनी सशक्त और प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे ब्रिक्स, यूरोपीय संघ और शंघाई सहयोग संगठन भारत की बहुध्रुवीय दुनिया में भूमिका। तो सबसे पहले हम आपका ब्रिक्स देख लेते हैं, आखिर ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स आपका एक प्रकार का ऐसा समूह है जिसमें आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि जो आपका ब्रिक्स है, आप इससे भी इसका मतलब निकाल सकते हो, जिसमें बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से आपका चाइना, एस से आपका साउथ अफ्रीका। तो ये सभी आपके ब्रिक्स में शामिल है, जो आपका एक संगठन है और ये आपका वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करता है। इसमें ब्रिक्स में भारत की भूमिका देख लेते हैं, जो कि आपका सबसे पहले आता है विकासशील देशों की आवाज़। तो जो इसमें भारत है वो अपने आवश्यकता और हितों को ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देशों की जो आवश्यकता और हित है उनको सामने रखता है। सेकंड, इसमें नया विकास बैंक आता है, एनडीबी आता है, जो कि भारत ने इस बैंक का जो गठन है उसमें प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि सदस्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण प्रदान करता है। थर्ड, इसमें साझा सुरक्षा और आतंकवाद का विरोध आता है,
तो जो भारत है वो ब्रिक्स के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात करता है। और सेकंड जो आपका इसमें आता है फिर वो आपको संघाई सहयोग संगठन आता है, एससीओ आता है। तो जो आपका ये संगठन होता है ये आपका राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक पर आधारित होता है और इसमें आपके विभिन्न प्रकार के देश शामिल है, जैसे कि रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई देश इसमें शामिल है। इसमें भारत की भूमिका में सबसे पहले क्षेत्रीय सुरक्षा आती है। तो जो भारत है वो आपका संघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाव के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की पहल करता है। सेकंड इसमें ऊर्जा सुरक्षा आती है। जो भारत है वो मध्य एशियाई देशों के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एससीओ का उपयोग करता है। थर्ड इसमें सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध आती है। तो भारत अपने इसी मंच के माध्यम से अपने सांस्कृतिक जुड़ाव और व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देता है। थर्ड इसमें आपका यूरोपीय संघ आता है, ईयू आता है। तो ईयू आपका एक प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक समूह होता है जिसमें यूरोप के 27 देश होते हैं और ये आपकी दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है। इसमें भारत की भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है व्यापार सहयोग। तो जो भारत है वो ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर वार्ता कर रहा है, जिससे कि व्यापार को और भी बल मिला है। सेकंड इसमें प्रौद्योगिकी और जलवायु आता है। तो भारत और ईयू है वे जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र है, उन सभी में मिलकर काम कर रहे हैं। थर्ड आपका इसमें शिक्षा और अनुसंधान आता है, जो कि यूरोपीय देशों के साथ भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं का सहयोग लगातार इसमें बढ़ रहा है। फिर हम आपका इसमें भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की बढ़ती संभावनाएं देख लेते हैं। तो जो भारत और ईयू के बीच है वो आपका व्यापार बढ़ रहा है और इसमें आपकी अपार संभावना देखी गई है, जिसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण देखेंगे। जिसमें आपका सबसे पहला आता है व्यापारिक साझेदार। तो ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आज के समय में बन गया है। तो 2030 में जो भारत और ईयू के बीच जो व्यापार हुआ है वो लगभग आपका 120 अरब यूरो तक हो चुका है। सेकंड इसमें आता है आपका प्रमुख निर्यात और आयात। तो जो भारत ईयू है वो वस्त्र, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, औषधियाँ, इन सभी का इसमें निर्यात करता है। और जो ईयू है वो आपका मशीनरी, विमान रक्षा उपकरण और इन सभी का आयात इसमें करता है। थर्ड आपका जो आपका आता है वो आपका एफटी आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है। तो इन दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत से व्यापार और निवेश को और बल मिलने की उम्मीद हुई है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका हरित ऊर्जा आता है, ग्रीन एनर्जी, जिसमें भारत ईयू के साथ मिलकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन तकनीक जैसे जो क्षेत्र है उनमें आपका तरक्की कर रहा है और भविष्य के लिए वो बहुत ही अधिक उपयोगी साबित हो रहा है। फिफ्थ आपका स्टार्टअप और निवेश आता है, जिसमें जो ईयू है वो देशों की कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, जैसे कि तकनीकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो आप जैसे देख सकते हैं जो आपकी जर्मनी की वोक्सवैगन और फ्रांस की रेनो कंपनियां हैं वे सभी भारत में उत्पादन और निर्यात कर रही है। तो ये हमने आपका महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण भी देख लिए। अब हम आपको इतना सब लिखने के बाद एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे जो भारत है वो आपका एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और ये आपका बहुदलीय दुनिया में जो आपकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण रूप से निभा रहा है, जिसमें उसको जो अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान हुआ है उसमें ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और जो यूरोपीय संघ जैसे संगठन है, इन सभी से जो भारत है उसको वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला है और साथ ही वो अपने व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और विकास जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं भी खोल रहा है, जिससे कि जो यूरोपीय संघ है उसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि भविष्य में भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे भारत रूस संबंध के समय के साथ बड़ा बदलाव आया, इसके बारे में बताना है। साथ ही सीमा विवाद और कोविड-19 जैसी जो महामारी है उनमें भारत चीन संबंध में संघर्ष और सहयोग के क्षेत्रों का परीक्षण करना है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटी सी प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना में हम आपका ये लिखें जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो हमें संतुलन, सहयोग और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने वाली रही है और स्वतंत्रता के बाद से भारत ने सोवियत संघ और चीन के साथ मैत्री संबंध बनाए हैं, लेकिन इसमें आपकी जो परिस्थितियाँ है वे बदलती रहती है और जो दोनों देशों के संबंध है वे भी परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो जो भारत और रूस के जो संबंध थे वहाँ पुराने सहयोग के साथ नए समीकरण बना रहे हैं, वही जो भारत और चीन के संबंध है उसमें सीमा विवाद, कोविड-19 जैसी जो घटनाएं हैं उनके सभी के कारण संघर्ष और जटिलताएं देखी जा रही है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटी सी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। प्रस्तावना के बाद हम आपका लिखेंगे भारत रूस संबंधों में समय के साथ आया बदलाव, जिसमें आपका सबसे पहले शीत युद्ध काल आता है जो कि आपका 1950 से 1990 का काल था।
तो ये आपका जो भारत और रूस के बीच जो संबंध थे इसमें आपके बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन जो कि भारत जो रूस था वो भारत को रक्षा, अंतरिक्ष और औद्योगिक विकास में भारी समर्थन देता था। और 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जिससे कि दोनों देशों के जो संबंध थे वे और भी मजबूत हो गए थे। और जो भारत था वो रक्षा उपकरण का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता सोवियत संघ ही उसका था। फिर शीत युद्ध के बाद जो 1991 से 2010 का समय था, इसमें आपका 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन था, उसके बाद जो रूस की प्राथमिकताएं थी वे बदली और भारत रूस संबंधों में थोड़ी ठंडक आई। साथ ही जो भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर भी सहयोग बढ़ाया, जिससे कि रूस को भारत की विदेश नीति में बदलाव महसूस हुआ। इसके बाद जो दोनों देश थे उन्होंने रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी और 2002 में भारत रूस राजनीतिक साझेदारी की घोषणा भी की गई। तो आज के समय को देख लेते हैं, जो आपका 2010 के बाद से आज तक का समय रहा है, वो उसमें भारत और जो रूस के संबंध है वे रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में रहे हैं। और रूस ने भारत को S-14 मिसाइल प्रणाली, पनडुब्बियों और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की। लेकिन जो रूस है वो चीन की बढ़ती नज़दीकी और भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती से कुछ असहजता से देखी जा रही है। तो जो आपका रूस यूक्रेन का जो समय था, जो इनका युद्ध हुआ था, उसमें जो भारत है उसने रूस की आलोचना नहीं की, बल्कि संतुलित रुख अपनाया, जिससे कि रूस भारत संबंधों में विश्वास बना रहा। तो ये हमने आपका भारत रूस संबंधों में समय के साथ बदलाव देख लिया। अब हम आपका भारत चीन संबंधों में संघर्ष और सहयोग देख लेते हैं, सीमा विवाद और कोविड-19 के संदर्भ में। तो सीमा विवाद देख लेते हैं। तो जो आपका भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो आपका प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें आपका लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के जो क्षेत्र है उन सभी ये आपके क्षेत्र आते हैं। और 1962 में आपका भारत का एक चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत को भारी नुकसान हुआ था। साथ ही जो 2020 था उसमें गलवान घाटी में हुए झड़पों में भारत के जो 20 सैनिक थे वे शहीद हुए और चीन को भी इसमें हानि हुई। और जो आपकी ये घटना थी आपके द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा आघात पहुंचाती है। इसके बाद से जो भारत है उसने चीन से जुड़े कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और चीनी निवेश पर नियंत्रण भी किया। तो ये आपका सीमा विवाद होगा। इसके बाद हम आपका कोविड-19 महामारी का प्रभाव देख लेते हैं। तो जो आपका कोविड-19 महामारी है उसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी, जैसा कि आप जानते हैं, आपका चीन से हुई थी, जो कि आपके एक वैश्विक स्तर पर बहुत ही नुकसानदायक थी। तो इसमें आपको भारत और चीन के बीच जो मेडिकल उपकरण, PPE किट, वैक्सीन, कच्चा माल थे, वे आपका कुछ हद तक ही सहयोगी हो पाया, लेकिन पारस्परिक विश्वास इसमें बना रहा। तो जब आपका कोविड-19 महामारी आई थी तो उसमें भारत ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ावा दिया, जिससे कि जो चीनी वस्तुएं थी उनकी निर्भरता घटाने का प्रयास भी किया गया। सहयोग के क्षेत्र में देख लेते हैं तो इसमें जो भारत और चीन के जो संबंध है वे दोनों ब्रिक्स, SCO और RCEP जैसे जो मंच है उन पर एक साथ काम कर रही है। साथ ही जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें चीन भारत का एक बड़ा साझेदार रहा है और जो व्यापार है वो आपका संतुलन चीन के पक्ष में है। फिर भी जो दोनों देश के बीच आयात निर्यात है वो आपका लगातार जारी है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपके भारत के और रूस के संबंध है वे आपके परिवर्तनशील रहे हैं, लेकिन इसमें आपका विश्वास अभी तक भी बना हुआ है। और जो इनके संबंध है वे आपके बीच में कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन अब ठीक हो चुके हैं। और जो आपके भारत और चीन के साथ संबंध है वे आपके सीमा विवाद और राजनीतिक अविश्वास के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन वैश्विक मंचों पर जो ये दोनों देश है ये दोनों ही अपनी अहम भूमिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जो कोविड-19 और गलवान जैसी जो घटनाएं थी उनसे आपका जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें तनाव भी बढ़ा, लेकिन जो व्यापार है वो आपका उसी रूप में चलता रहा। तो इसी प्रकार से दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखकर चलना ही एक आपके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत की फॉरेन पॉलिसी, चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा करनी है। साथ ही जो आपका वर्तमान बहुदलीय विश्व है इसमें भारत उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन भी हमें करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भारत है वो आपका विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और ये आपकी एक एशिया की प्रमुख शक्ति भी है। तो आपका जो बदलता वैश्विक परिदृश्य है इसमें जो फॉरेन पॉलिसी रही है भारत की उसमें संतुलन, सहयोग और रणनीतिक सोच का विशेष महत्व रहा है। जो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ रही है, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की कुछ चुनौतियाँ और अवसरों भी आए हैं। तो जो आपका आज का समय वर्तमान बहुदलीय है
ये आपका विश्व व्यवस्था में भारत की एक उभरती शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है, जो कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटी सी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आपका लिख लें दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति चुनौतियाँ और संभावनाएँ। तो जो आपका एशियाई पड़ोसी देश है भारत के, वे आपके भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो जो आपके भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है, इनमें भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक राजनीतिक संबंध रहा है, लेकिन ये आपका जो संबंध है इनमें आपका कई बार जटिलताएं, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आई है। तो उन मुख्य चुनौतियों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है पाकिस्तान के साथ तनाव, जिसमें कश्मीर मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद और जो 1947 से आ रही कटुता, वे सभी जो भारत के पाकिस्तान के संबंध है उनमें एक बहुत बड़ी की बाधा मानी जाती है। और पुलवामा और उरी हमलों ने इनके रिश्तों को और बिगाड़ा है। और जो आपका अभी पहलगांव का जो हमला हुआ है, उससे भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वे और ज़्यादा बिगड़े हैं। सेकेंड इसमें आपका चीन का प्रभाव आता है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे जो देश है वे सभी चीन के बढ़ते निवेश और परियोजनाओं भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय बन चुके हैं। तब फोर्थ इसमें आपका राजनीतिक स्थिरता आता है, जिसमें अफगानिस्तान और जो श्रीलंका है उसमें राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता भारत के लिए सुरक्षा और शरणार्थी जैसे मुद्दों को जन्म देती है। फिफ्थ इसमें आंतरिक राजनीति का असर भी आता है, जिसमें जो भारत के पड़ोसी देश है उसमें होने वाली घरेलू राजनीति भी भारत के साथ संबंधों को प्रभावित करती है, जैसे कि नेपाल के संविधान विवाद के समय भारत विरोधी भावना। तो ये हमने आपकी कुछ मुख्य चुनौतियाँ देख ली। अब हम आपकी कुछ संभावनाएं देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आपका क्षेत्रीय सहयोग आता है। तो इसमें भारत ने पड़ोस प्रथम नीति, जो आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसको अपनाया। तो जो आपकी पड़ोस प्रथम नीति थी, इसमें अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सुरक्षा और विकास आधारित सहयोग को प्राथमिकता देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सेकंड इसमें आया वो आपका सारस और बिमस्टेक जैसे जो मंच है, इन सभी का उपयोग करके भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत किया। थर्ड इसमें आपका साझा संस्कृति और भाषा आता है, जिसमें जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे जो देश है उन सभी के माध्यम से भारत का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो संबंधों को मजबूत करता है। फिफ्थ इसमें बुनियादी ढांचे में सहयोग आता है, जिसमें भारत ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बिजली, सड़क, रेल और स्वास्थ्य सेवाओं में कई परियोजनाएं भी शुरू की है। तो ये आपके कुछ संभावनाएं होगी। इसके बाद हम आपका वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका देख लेते हैं, जिसके आपके कुछ प्रमुख आयाम है, जिसमें आपका सबसे पहला अर्थव्यवस्था आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आपकी 5वीं अर्थव्यवस्था में आती है, जिसमें स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ऊर्जा क्षेत्र में जो प्रगति है वे सभी भारत को एक वैश्विक निवेश का केंद्र बना रही है। सेकेंड इसमें आपका रणनीतिक संबंध आता है, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है वे सभी आपके एक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं, जिसमें क्वाड और ब्रिक्स जैसे जो समूह है उनमें भारत की भूमिका काफ़ी अहम रही है। थर्ड इसमें आपका रक्षा और सुरक्षा आता है, जिसमें जो भारत के जो रक्षा उद्योग है उन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के जो दिशा में कदम है वे उठाए गए हैं। साथ ही जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच है उन पर भी भारत की जो भूमिका रही है वो आपकी एक सक्रिय भूमिका रही है। फोर्थ इसमें आपका डिजिटल और अंतरिक्ष शक्ति आता है, जिसमें जो भारत की डिजिटल क्रांति और इसरो की सफलता है उनसे भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की भूमिका वो बढ़ी है। फिफ्थ इसमें आपका वैश्विक नेतृत्व में योगदान आता है, जिसमें जो आपका G20 जैसे जो आपके सम्मेलन हो गए या आपके वसुधैव कुटुंबकम के जो सिद्धांत हो गए जो आपको G20 में दिए गए थे, उनकी वजह से विकासशील देशों की आवाज़ को सामने भारत ने रखा। तो ये हमने आपका कुछ इतना बता दिया, जिसमें हम आपका वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका देख ली। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है वो आज संतुलन, कूटनीति और राष्ट्रहितों को साथ लेकर चल रही है। और जो आपके भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ जो संबंध है उनमें आपका विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देखी गई है। साथ ही जो आपके अनेक देश है उनमें आपका विभिन्न प्रकार की सहयोग की अपार संभावना भी देखी गई है। और भारत आपका एक वैश्विक मंच पर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। विभिन्न प्रकार के आपके संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से, जिसमें आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और कूटनीतिक सूझबूझ के साथ जो भारत का वर्तमान है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे जो फॉरेन पॉलिसी के कुछ विभिन्न कारक हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है। साथ ही जो उनके आधारभूत निर्धारक हैं उनके बारे में भी हमसे पूछा गया है।
तो इसके आंसर में हम आपको सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। तो इसकी प्रस्तावना में हम लिखेंगे जो हमारी विदेश नीति होती है उसको ही हम आपके इसकी प्रस्तावना में परिभाषित कर देंगे। हम बता देंगे जो हमारी विदेश नीति होती है वो आपके इस तरीके का संबंध को संचालित करते हैं कि जो एक देश के दूसरे देश से होते हैं, जैसे कि आपका जो राजनीतिक हो गए, आर्थिक हो गए, सामाजिक या किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक संबंध हो गया, उनको जो भी चलाने के लिए जो भी नीति का अपनाई जाती है उसको ही हम आपका विदेश नीति कहते हैं। तो जो आपकी विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति है, वो भी आपके समय के साथ विकसित होती रही है। और जो आपके आज के टाइम की जो विदेश नीति है उसमें आपके कुछ ऐसे कारक भी है जो विदेश नीति को आकार देते हैं, जैसे कि आपका राष्ट्र हित हो गया, सुरक्षा अर्थव्यवस्था हो गया, वैश्विक घटना या सांस्कृतिक विरासत हो गई। तो इन्हीं जो आपके कारक हो गए, इन्हीं हम आपका आधारभूत निर्धारक कहते हैं। विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक हम इनको ही कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद हम आपका देखेंगे कि जो हमारे ये आधारभूत कारक थे जो कि हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, तो उनको हमें आपके उन आधारभूत कारकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वे उन आधारभूत कारकों में जो सबसे पहला आता है वो आपका सबसे पहला आता है पड़ोस प्रथम नीति। तो जो आपकी ये पड़ोस प्रथम नीति है वो आपके कुछ ऐसे नीति है जिसमें जो आपके जो पश्चिमी जो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हो गए उनके साथ जो भारत के संबंध है उनको प्राथमिकता आपका पड़ोस प्रथम नीति देता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका आता है। जो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका वर्तमान समय आज का समय है उसमें जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमिका है वो आपकी बड़ी है। तो भारत ने उसको अपनी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अपनी भूमिका बढ़ाई है, जैसे कि आपका G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया या SCO हो गया। थर्ड आपका जो आता है वो आपका आर्थिक कूटनीति आता है। जो आर्थिक कूटनीति होते हैं उसमें भारत व्यापार, निवेश और तकनीकों सहयोग को विदेश नीति का मुख्य हिस्सा बना रहा है। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति सख्त रुख आता है। तो ये आपका विशेषकर जैसे कि पाकिस्तान और सीमा पार से आने वाले खतरों के संदर्भ में है। फिफ्थ आपका आता है सांस्कृतिक कूटनीति, जैसे कि आपका योग होगा, आयुर्वेद हो गया, ये सभी आपका जो विश्व है उसमें ये आपके भारत के चीज़ें फैल रही है, जैसे कि भारत का योग होया, भारत का आयुर्वेद हुआ या हिंदी भाषा हुई, ये आपके समकालीन विश्व में फैलती जा रही है। तो ये सब आपके कुछ आधारभूत कारक थे। तो इनको जो आपके ये आधारभूत कारक थे यही आपके भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। तो अब हम आपका इनका कुछ वर्णन भी कर लेते हैं इन आधारभूत कारकों का, जिसमें आपका सबसे पहले आता है जियोग्राफी, भौगोलिक स्थिति। तो जो भारत की सामरिक स्थिति है वो आपकी मध्य पूर्व और हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके आपके जो पड़ोसी देश हो गए जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये जब भी जो ये सब पड़ोसी देश है ये सभी भारत को सुरक्षा और रणनीति के दृष्टिकोण से संबंधों को ध्यान से निभाना पड़ता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका हिस्ट्री एंड कल्चर आता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत। तो इसमें जो भारत की फॉरेन पॉलिसी हो गई, जैसे कि गांधी, नेहरू और पंचशील सिद्धांतों से आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी प्रभावित रही है। जैसे कि आप जानते हो जो गांधी जी का अहिंसा, शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व का जो सिद्धांत था, तो उन जब सभी मूल्यों की मिलाकर ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तैयार किया गया है। थर्ड आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आता है, आर्थिक हित आता है। तो ये जो भारत की विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का भी स्थान है। तो व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और रोजगार की संभावनाएं ये सभी आपकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। तो भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA करने पर भी जोर दे रहा है। फोर्थ जो आता है वो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा आती है, नेशनल सिक्योरिटी आती है। तो चीन के साथ जो भी सीमा विवाद है, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद है और समुद्री सुरक्षा जैसी जो भी चिंताएं हैं, वे सभी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसकी सुरक्षा केंद्रित बनाती है। और भारत अब रक्षा, साझेदारी, सैन्य अभ्यास और हथियारों की खरीद में अधिक सक्रिय है। और फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका वैश्विक राजनीति और शक्तियों का संतुलन आता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स आता है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे जो देश है उनके साथ संबंध बनाते समय भारत को संतुलन बनाए रखना होता है, क्योंकि जो भारत है वो आपका न तो किसी गुट में शामिल होता है और न ही वो भारत किसी के दबाव में आता है। तो भारत जो आपका वो आपका एक प्रकार का स्वतंत्र देश है और यही उसकी रणनीतिक स्वायत्तता भी है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका प्रवासी भारतीय आता है, डिस्पोरा आता है, जिसमें विदेशों में बसे करोड़ों भारतीय न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि जो आपकी ये भारतीय ये सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी भारत की फॉरेन पॉलिसी को दिशा देते हैं। तो भारत अब प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और हितों की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है। सेवंथ जो आपका आता है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आता है,
जिसमें जो आपकी कुछ नीतियाँ हो गई, जैसे कि आपकी भारत की अंतरिक्ष नीति हो गई, जैसे चंद्रयान, गगनयान या डिजिटल इंडिया अभियान हो गए। तो ये सभी जो आपकी नीति के हिस्से हैं वे बन चुके हैं, और इससे आपके भारत वैश्विक तकनीकी साझेदारियों में आगे बढ़ रहा है। 8 तो जो आपका आता है वो आपका पर्यावरण और जलवायु नीति आता है। तो जैसे कि जो पर्यावरण मुद्दा ही है आपके आज के समय में बहुत ही जटिल समस्या बनी हुई है, तो इन्हीं मुद्दों पर भी भारत एक जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनकर एक प्रकार से उभरा है, जैसे कि आपका G20 हो गया या ब्रिक्स हो गया, इन पे भारत ने अपनी भूमिका निभाई है। तो ये हमने आपके कुछ महत्वपूर्ण कारक बता दिए जिनका हमने वर्णन भी कर लिया। इसके इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष में हम आपको ऑल ओवर यही लिख देंगे कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है भारत की, वो आपकी अलग संतुलित, बहुआयामी और व्यावहारिक है। और फॉरेन पॉलिसी आपकी रणनीतिक या सैन्य सोच तक ही नहीं होती, बल्कि वो आपके आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रभाव और सुरक्षा आदि से भी जुड़ी होती है। तो आज का जो समय है उसमें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो आपका न केवल अपने पड़ोसी में बल्कि पूरी दुनिया में एक संतुलित, भरोसेमंद और प्रभावशाली शक्ति के रूप में भारत उभरा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि जो चीन है वो एक विश्व शक्ति के रूप में उद्भव के परिप्रेक्ष्य में बदलते चीन संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अर्थात इसमें हमसे पूछा गया है कि जो चीन है वो आपका आज के समय में थोड़ा उन्नति कर रहा है, उद्भव कर रहा है एक विश्व शक्ति के रूप में, तो उससे जो भारत और चीन के संबंध है उन पे क्या प्रभाव पड़ा है और उन पे क्या असर पड़ा है, उसका हमें विश्लेषण करना है। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद है, तो ये सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, तो उस प्रमुख मुद्दे के ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम आपका चीन और भारत के जो संबंध हैं उनको दर्शा देंगे, उनके बारे में एक छोटा सा संक्षेप में बता देंगे कि जो आपके चीन और भारत है उनकी जो सभ्यता है वे प्राचीन, समृद्ध और प्रभावशाली रही है। तो जो आपका चीन है वो आपका एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है, तो इससे आपका जो भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका प्रभाव पड़ता है वो आप ये देख सकते हैं कि जो दोनों देश हैं उनके बीच व्यापार, तकनीकी और वैश्विक मंचों पर सहयोग देखने को मिलता है। साथ ही जो सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और भरोसे की कमी है वो भी इनमें लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो जो इनके बीच में विवाद है वे एक तरफ से तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम आपका जो वैश्विक शक्ति बनने के परिप्रेक्ष्य में चीन की स्थिति है और उनके बीच में जो भी भारत और चीन के संबंधों में जो भी बदलाव आया है उनको हमें आपका इस आंसर में बताना है। तो इसी तरीके से आप एक प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि चीन के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उद्भव और भारत चीन संबंधों में बदलाव। तो हम देख सकते हैं जो आपका चीन है वो आपका समकालीन समय में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, बहुत ही विकसित कर रहा है खुद को। तो उसने अपने कुछ दशकों में आर्थिक, सैन्य और तकनीकी दृष्टि से खुद में वृद्धि की है, विकासशील किया है खुद को। तो अब वो आपका एशिया का ही नहीं बल्कि आपका वैश्विक स्तर पर अमेरिकी की टक्कर का देश बन चुका है। तो इसमें कुछ इस आपके चीन की इस वृद्धि से भारत और चीन के संबंधों में कुछ बदलाव भी आया है। तो उन बदलाव के कुछ प्रमुख बिंदुओं उन बिंदुओं को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है आर्थिक साझेदारी और निर्भरता। तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा भारत है या फिर जो चीन है उसमें जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो आपका भारत और चीन के बीच में ही होता है। तो जो भारत है वो आपका चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मा आदि जो उत्पाद है उनको खरीदता है, और जिससे कि जो आपका व्यापार संतुलन है वो चीन के पक्ष में रहता है। तो भारत के लिए आपका एक चिंता का विषय भी बन चुका है, क्योंकि जैसे जैसे चीन के बीच और भारत के बीच संबंध खराब हो रहा है तो ये व्यापार पर भी प्रभाव डालेंगे। सेकंड आपका आता है रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसमें जो आपका चीन की एक नीति है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो आपका BRI है। तो जो चीन की BRI परियोजना है तो उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है ये परियोजना। तो इससे जो भारत की संप्रभुता है उस पर भी सवाल उठते हैं। फिर आपका जो फोर्थ आता है वो आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमिका आता है। तो जो चीन का प्रभाव है उसको संतुलित करने के लिए जो भारत है वो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसे जो समूह है उनमें आपकी एक भूमिका निभा रहा है। फिफ्थ जो आपका आता है वो आपका वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धा और सहयोग आता है। तो जो दोनों ही देश हैं ये आपके बहुत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गए
जिन पर ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रिक्स होगा, एससीओ होगा। तो ये जैसे आपके जो मंच है इन पर भारत और चीन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो यूएनएससी है उसमें जो भारत की जो सदस्यता है वो आपकी स्थायी सदस्यता है, तो चीन ने उसका विरोध किया है और ये आपका भारत के लिए एक बाधा भी बना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपके दोनों के बीच जो संबंधों में जो भी बदलाव आया उसको मैंने आपको प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझा दिया। अब हम आपका जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, तो इस सीमा विवाद के बारे में हम आपका देख लेते हैं। सीमा विवाद को हम आपका पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है ये कम से कम आपका 3500 किलोमीटर लंबी सीमा के बीच में है, जिसका जो अधिकांश भाग है वो अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। तो इसमें जो सीमा विवाद के मुख्य क्षेत्र आते हैं उसमें आपका सबसे पहले अक्साई चीन आता है, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। तो जो आपका ये क्षेत्र है इसे भारत अपना मानता है, लेकिन जो 1962 का चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से ये आपका जो हिस्सा है ये आपका चीन के नियंत्रण में है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है और जो भारत है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य बताता है। तो ये हमने आपके दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद था उसको देख लिया। अब हम आपके इसके बीच में कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं जो कि आपकी सीमा विवाद को बढ़ाती है। जिसमें आपकी जो प्रमुख घटना हुई थी वो सबसे पहले आपके 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था। जो आपका ये युद्ध हुआ था ये आपका सीमा विवाद के कारण ही हुआ था, जिससे कि भारत को एक भारी नुकसान भी हुआ था। सेकंड आपका डोकलाम संकट आता है जो कि आपका 2017 में हुआ था। इसमें आपकी जो भारत और चीन की जो सेनाएं थी उन्होंने भूटान की सीमा पर आमने सामने आ गई थी, जिससे कि कई हफ्तों तक तनाव भी बना रहा। थर्ड आपका जो आता है वो आपका गलवान घाटी झड़प आता है जो कि आपका 2020 में हुआ था। तो ये आपकी जो झड़प हुई थी आपके लद्दाख क्षेत्रों में हुई थी और इसमें आपके दोनों देशों के कई सैनिक हताहत हुए। तो जो आपकी ये झड़प थी आपके दशकों बाद हुई सबसे गंभीर घटना थी। तो ये हमने आपके कुछ प्रमुख घटनाएं देख ली जो कि आपके सीमा विवाद को बढ़ाते हैं। अब हम आपके सीमा विवाद के कुछ प्रभाव भी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सैन्य तनाव। तो जो दोनों देश थे भारत और चीन, उनको सीमा पर सेना और संसाधनों को बनाए रखना पड़ता था, जिससे खर्च भी बढ़ता है। सेकंड आपके भरोसे की कमी आती है, जैसे कि बार बार आप देखते हो कि इनके बीच जो भी विवाद जो भी झड़प हो रही है उसके कारण जो विश्वास है दोनों देशों के बीच में वो कम होता जा रहा है। थर्ड आपका राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों पर असर आता है। तो जो आपका ये विवाद होते रहते हैं, जो भी आपका जो झड़प होती रहती है, जो भी सीमा तनाव होता रहता है, तो इनसे व्यापार, पर्यटन और कूटनीति वार्ताओं पर उस पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। तो ये हमने आपका कुछ सीमा विवाद के प्रभाव भी देख लिए। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही देखेंगे कि जो दोनों देशों के संबंध है वे आपके आज के समय में थोड़े द्विपक्षीय संबंध है। तो जो आपका चीन है वो आपका वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिससे कि जो सबसे बड़ी यहाँ पे आपकी जो चुनौती आ रही है वो आपका सीमा विवाद को लेकर ही आ रही है। तो जो सीमा विवाद है वो आपका भारत और चीन के बीच में बहुत ही पुराना विवाद रहा है। तो भारत चाहता है कि वह संतुलित विदेश नीति, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सहयोग के जरिए चीन से जो संबंध है उनको अच्छे बना सके, मजबूत बना सके, जिससे कि दोनों देश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जो सीमा विवाद है वो आपके स्थायी समाधान के लिए वार्ता, विश्वास निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेना होगा। तो ये आपका केवल संतुलन, साझेदारी और धैर्य के जरिए ही संभव हो पाएगा। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे शीत युद्ध के समय, जो आपका उत्तर शीत युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे जो भारत और अमेरिका के बीच संबंध थे वे किस प्रकार के रहे थे उसको हमें बताना है। साथ ही हमें ये बताना है कि जो भारत में उभरते विश्व सुरक्षा मुद्दे हैं तो उन्होंने भारत अमेरिका के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित किया, उन पर क्या प्रभाव डालना है, उसका भी एक आलोचनात्मक विश्लेषण हमें करना है। तो इसके आंसर में आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम आपका भारत और अमेरिका के बीच जो भी संबंध है उन संबंधों को दर्शा देंगे, उनको बता देंगे कि जो ये दोनों देश के संबंध है वे आपके हर प्रकार से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है, रणनीतिक भी है। तो जो आपका शीत युद्ध का समय था उसके बाद से जो वैश्विक राजनीति है उसमें आपके विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए थे। तो जैसे कि आप देखते हैं तो उसमें आपका भारत अमेरिका के बीच में जो संबंध थे उनमें भी बदलाव आए थे।
लेकिन जो आपका आज के समय के जो आपके सुरक्षा मुद्दे हो गए, जैसे कि आतंकवाद, साइबर खतरे, समुद्री सुरक्षा, तो ये जो आपके सुरक्षा मुद्दे हो गए, तो इन्होंने जो आपके मुद्दे थे, इन मुद्दों ने संबंधों को और मजबूत व जटिल भी बनाया। तो इसे में हम आपका यही देखेंगे कि जो आपके भारत और चीन के संबंध रहे हैं शीत युद्ध के काल में, उनको हम समझेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे उत्तर शीत युद्ध काल में भारत अमेरिका संबंधों का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम आपकी इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है उसको देखेंगे। तो जो शीत युद्ध का समय था उसमें भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी, और जो अमेरिका है उसने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। तो इसका जो संबंध था वो दोनों देशों पर पड़ा, जो प्रभाव था वो दोनों देशों पर पड़ा, जिससे कि जो दोनों देश थे उनके बीच में दूरी बनने लगी। सेकंड आपका आता है उत्तर शीत युद्ध के बाद संबंधों में बदलाव, जिसमें आपका सबसे पहले आता है आर्थिक उदारीकरण, जो कि आपका 1991 में हुआ था। तो भारत ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार के अवसर भी बढ़े। सेकंड जो आपका आता है वो आपका रणनीतिक भागीदारी आता है, जिसमें अमेरिका ने भारत को एक एशिया के रूप में स्थिर शक्ति के रूप में देखना शुरू किया, और जो दोनों देश थे उन्होंने सुरक्षा, विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष और कृषि में सहयोग बढ़ाया। थर्ड आपका जो आता है वो आपका परमाणु समझौता आता है, जो कि आपका 2008 में हुआ था, और ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में एक द्विपक्षीय संबंधों का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। और इससे जो भारत और वैश्विक परमाणु व्यापार है उसमें भारत की अवसर मिला, साथ ही अमेरिका के साथ उसके साथ भरोसा भी गहरा हुआ। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका डिफेंस सहयोग आता है, जैसे कि आपका लीम्यू होगा, कोमकासा होगा। तो ये जो समझौते थे उनसे जो दोनों देश को जो सैन्य लॉजिस्टिक्स थे और तकनीकी सहयोग था, उन दोनों को भी बढ़ावा मिला। फिफ्थ आपका आता है प्रवासी भारतीयों की भूमिका, जिसमें अमेरिका में बड़ी संख्या में बसे भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु का काम भी कर रहे हैं। इनके कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी है जिनको देख लेते हैं। तो जो भारत की पाकिस्तान नीति है उससे भारत को हमेशा प्रॉब्लम रही है, आपत्ति रही है। साथ ही जो आपका H1B वीज़ा नीति है उसमें बदलाव और व्यापारिक संरक्षणवाद ने कुछ विवाद भी खड़े हुए हैं। तो ये हमने आपकी कुछ सीमा और चुनौतियां भी देख ली। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं कि वर्तमान में उभरते वैश्विक सुरक्षा मुद्दों और भारतीय अमेरिका संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है वैश्विक सुरक्षा मुद्दे, इसमें आपका सबसे पहले आतंकवाद आता है। तो जो आपका 26/11 मुंबई हमला था, जो कि आपका 26 नवंबर को हुआ था, तो ये आपका अमेरिका ने इसमें आतंकवाद के विरुद्ध भारत का खुला समर्थन किया। साथ ही जो दोनों देश थे वे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक खुफिया जानकारी साझा भी करते हैं। सेकंड आपका आता है चीन की बढ़ती शक्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका आज का समय है, इसमें चीन की जो शक्ति है वो आपके विकसित होती दिखाई दे रही है। तो उससे भारत को कई प्रकार के खतरे हैं, तो जिस कारण अमेरिका और भारत के बीच में जो रणनीतिक रूप से संबंध थे वे आपके मजबूत हुए हैं। साथ ही जो दोनों देश थे उन्होंने क्वाड जैसे मंचों पर सक्रियता भी दिखाई है। थर्ड आपका आता है समुद्री सुरक्षा, जिसमें कि आपका जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किए, जिससे कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका साइबर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग आता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो आपका आज का समय है इसमें आपका बहुत ज़्यादा तकनीकी का समय है। जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, जो आपके AI हो गए, या साइबर रक्षा हो गई, या 5G हो गया, उनके बीच में भी भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वे आपके अच्छे रहे हैं। फिफ्थ आपका आता है जलवायु परिवर्तन, जिसमें कि जो दोनों देश हैं उनके नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सोलर और पवन ऊर्जा, इसमें सहयोग रहा है दोनों का, ताकि जो वैश्विक पर्यावरण संकट है उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसका कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका अमेरिका फर्स्ट जो दृष्टिकोण है ये अमेरिका की नीतियों को हमें दिखाता है, जिससे कि जो भारत के अपने हितों की रक्षा करते हुए वह सामंजस्य बैठाना पड़ता है। साथ ही रूस से भारत के जो पुराने रक्षा संबंध है उसको भी अमेरिका को उसे लेकर भी अमेरिका को प्रॉब्लम रही है। जो कि आपका S-400 मिसाइल डील है उस पर भी अमेरिका ने अपने जो विचार है वे व्यक्त किए हैं कि उसको उससे आपत्ति रही है। साथ ही जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है उसको बनाए रखने की इच्छा और अमेरिका की अपेक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तो इतने सब लिखने के बाद हमने आपका एक छोटा सा ये वैश्विक सुरक्षा मुद्दे भी देख लिए। अब इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भारत के और अमेरिका के जो बीच संबंध है वे आपके
शीत युद्ध के बाद लगातार प्रगाढ़ हुए हैं और आज के समय में जो दोनों के संबंध है वे एक रणनीतिक साझेदार के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज के समय में जो आपके सुरक्षा मुद्दे हो गए, उन्होंने इन संबंधों को मजबूती भी प्रदान की है। साथ ही इनमें सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना भारत के लिए एक आवश्यक रूप में भी माना जाता है, ताकि जो स्वतंत्र विदेश नीति, राष्ट्रहित और वैश्विक जिम्मेदारी है, उनके बीच में एक तरह का संतुलन बना रहे। तो हम यही मानते हैं कि जो आपका भविष्य है उसमें भविष्य में जो भारत और अमेरिका का सहयोग है वो शांति, सुरक्षा और विकास के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि जो आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी है, तो आज के समय में हमारी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ रही है, उन चुनौतियों को हमें आपका इस आंसर में बताना है। साथ ही जो आपका G20 जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गए, जो आपके G20 सम्मेलन हो गया, उसमें जो भारत की भूमिका रही है उसका हमें एक आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिख देंगे। तो प्रस्तावना में हम आपका ये लिख देंगे कि जो आपका भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में वैश्विक मंचों पर विकसित हुआ है, तो उसमें जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो अब सिर्फ सुरक्षा और पड़ोसी देशों तक ही नहीं रह गई है, बल्कि वो आपके जो वैश्विक मुद्दे हो गए जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास या आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हो गए, उनमें भी भारत की फॉरेन पॉलिसी विस्तृत हुई है। साथ में इसमें आपका कुछ वैश्विक मंच हो गए जैसे कि G20 हो गया, तो उसमें जो भारत की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो इसके बारे में मैं आपका इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हमने आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिख ली। प्रस्तावना लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे कि जो आपका वर्तमान समय है उसमें जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ रही है। तो उन चुनौतियों में सबसे पहली जो चुनौती आती है वो आपकी चीन की आक्रामक नीति आती है, जो कि आपके जो भारत चीन सीमा विवाद, गलवान जैसे जो झड़पें थे और जो चीन की क्षेत्रीय व वैश्विक प्रभुत्व है उसकी कोशिशें भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध आता है, जिसमें आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा और सीमा पार घुसपैठ के चलते भारत को पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका अमेरिका और रूस के बीच संतुलन आता है। तो इसके भारत के साथ जो अमेरिका और रूस के जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी बड़ी है, लेकिन वो आपका रूस जैसे जो पुराने मित्र है उसके साथ भी रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखना चाहता है। तो जो आपका ये संतुलन है आपका एक तरीके से कठिन चुनौती मानी जाती है, खासकर जो आपके यूक्रेन युद्ध हुए थे उन जैसे मुद्दों में। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका बहुधर्य विश्व में संतुलन आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो दुनिया है वो आपका अमेरिका या रूस के आसपास ही नहीं घूमती, बल्कि वो आपका जो चीन हो गया, यूरोपीय संघ, अफ्रीका जैसे जो देश हो गए, उनमें भी ये आपका कई दूर वो उभर चुके हैं। तो ऐसे में जो भारत है उसको हर क्षेत्र में अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा आता है, जिसमें कि आपकी जो वैश्विक तेल की कीमतें हो गई, सप्लाई चेन की समस्या हो गई, तो ये जैसे जो संकट हो गए उनसे भारत की ऊर्जा और खाद्य नीतियाँ भी प्रभावित हुई है। सिक्स्थ आपका वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका आती है, जिसमें कि जो आपका UNSC जैसी जो संस्थाएं है उनमें भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना पड़ता है। सेवंथ आपका जो आता है वो आपका प्रवासी भारतीय और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा आती है। जो आपके खाड़ी देश हो गए जैसे कि अमेरिका, यूरोप जैसे जो देश हो गए, इसमें आपके बहुत सारे भारतीयों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा भी भारत की एक फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पहलू माना जाता है। तो ये हमने आपका देख लिया कि जो आपके आज के समय में जो फॉरेन पॉलिसी के समक्ष जो भी चुनौतियाँ, उन चुनौतियों को देख लिया। अब हम आपका G20 में जो भारत की भूमिका है उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि जो आपका G20 है वो आपका एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वैश्विक मंच है, जो कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें शामिल होती है। और जो आपका ये मंच है G20, इसमें आर्थिक नीति, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उनका समाधान निकाला जाता है। तो इसमें हम आपकी भारत की भूमिका देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है संतुलनकारी शक्ति। तो जो भारत है वो आपका विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का या एक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे कि जो दोनों पक्षों के बीच संवाद है वो आपका संभव हो पाया है। सेकंड आपका G20 शिखर सम्मेलन आता है, जो कि आपका 2023 में हुआ था और जिसमें आपकी जो भारत की अध्यक्षता थी वो भारत की अध्यक्षता की गई थी। तो भारत ने एक G20 सम्मेलन अध्यक्ष किया था 2023 में, जिसमें जो भारत की जो
मूल्य है, जो आपका भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल्य है, उसने वैश्विक मंच पर उसको प्रस्तुत किया। साथ ही भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास और ग्लोबल साउथ के जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी जोर दिया। थर्ड आपका जो आता है वो आपका वैश्विक दक्षिण की आवाज़ आता है, जिसमें कि जो भारत है उसने G20 में अफ्रीका जैसे क्षेत्रीय समूहों और गरीब देशों की समस्या को उठाया और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करी। तो इसका कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है ये आपका सीमित निर्णय शक्ति आता है। तो जो आपका G20 है वो आपका जो निर्णय देता है वो कोई बाध्यकारी नहीं होता है, कोई बाध्यकारी संस्था नहीं होती, तो इसलिए जो दिए गए निर्णय है उसको लागू कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड, इसमें भारत की चुनौतियां आ गई, जैसे कि आपके जो भारत के आंतरिक मुद्दे हो गए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी, बेरोजगारी। तो इनमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलन बनाकर इनको लेके चलना पड़ता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका यूक्रेन युद्ध पर मतभेद आता है। तो इसमें G20 में जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था इसका सहमति बनाना मुश्किल रहा, जिससे कि भारत की जो संतुलनकारी भूमिका है उसको कई बार आलोचना का सामना भी करना पड़ा। तो इसी प्रकार से हमने आपका ये भारत की भूमिका देख ली G20 में। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो आपके G20 जैसे सम्मेलनों में वो आपकी एक बहुआयामी रही है, लेकिन इसके सामने आपके कुछ चुनौतियां भी रही है, जैसे कि चीन आक्रमणकर्ता हो गई, अमेरिका रूस संतुलन हो गया, वैश्विक स्थिरता वगैरह हो गई। तो इसलिए जो G20 जैसे जो मंच है उस पर भारत ने नेतृत्व करके अपनी वैश्विक छवि को तो मजबूत किया ही है, साथ ही उसने एक जिम्मेदार और उदार रूस के रूप में भी अपने देश को उभारा है। तो भविष्य में हम आपका यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारत की भूमिका है वो वैश्विक नीति निर्माण में और अधिक निर्णायक हो सकती है, यदि जो उनके आंतरिक चुनौतियों को संभालते हुए वैश्विक नेतृत्व के अवसरों को सटीक रूप से भुना सके। तो इतना सब लिखने के बाद हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का हमें विश्लेषण करना है, साथ ही जो भारत का वैश्विक व्यापार है उसको हमें बताना है और व्यापार के रास्ते में उत्पन्न बाधाओं को भी हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम आपका यही लिखेंगे कि जो भारत है वो आपका विकासशील देश होने के बावजूद भी वैश्विक व्यापार में तेज़ी से उभर रहा है, और वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसने विश्व बाजार में जो अपनी पकड़ है उसको मजबूत कर लिया है। जैसे कि आपका विश्व व्यापार संगठन जो WTO हो गए, उसमें जो भारत की भूमिका है वो आपका प्रभावशाली होती जा रही है। साथ ही इसमें भारत को वैश्विक व्यापार में कई प्रकार की बाधा और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की भूमिका और उसका प्रभाव। तो सबसे पहले हम आपका WTO में भारत की सक्रियता देख लेते हैं कि जो आपका WTO है उसमें भारत जो संस्थापक सदस्य बना वो आपका 1995 में बना। तो तब से जो भारत के संगठन के नियम और नीतियाँ है उसको प्रभावित करने की दिशा में सक्रिय रहा है। इसमें भारत कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं के व्यापार, खाद्य सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं उन पर विकासशील देशों की आवाज़ बनकर भी उभरा है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका बाली समझौते आता है, जो कि आपका 2013 में हुआ था। तो इसके दौरान भारत ने खाद्य सुरक्षा को लेकर अपने अधिकारों की मजबूती से रक्षा की थी और स्थायी समाधान की मांग भी की थी। तो ये हमने आपका WTO में भारत की सक्रियता देख ली। सेकंड इसमें हम आपका देख लेते हैं भारत के बढ़ते प्रभाव का मूल्यांकन। तो इसमें आपका सबसे पहले सकारात्मक पहलू आता है, जिसमें भारत ने विकासशील और अविकसित देशों के पक्ष में मजबूत पैरवी की है। साथ ही वह दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर WTO में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और जो भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका IT और सेवा क्षेत्र की ताकत है उसने भी वैश्विक सेवाओं के व्यापार में अग्रणी भारत को बना दिया है। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विकसित देशों द्वारा बार बार कृषि सब्सिडी पर सवाल उठाए जाते हैं, जिससे कि भारत पर दबाव बनता है। और जो आपके ट्रिप्स समझौते हो गए उसमें दवा कंपनियों को पेटेंट देने के नियम भारत की दवा नीति के लिए बाधा बनते हैं। साथ ही जो WTO है उसकी निर्णय प्रक्रिया में अक्सर भारत जैसे देशों की चिंताओं की उपेक्षा की जाती है। तो ये हमने आपका कुछ विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका और उसके प्रभाव को देख लिया। अब हम आपका भारत का वैश्विक व्यापार और व्यापार में उत्पन्न बाधाएं देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला आता है वो आपका भारत का वैश्विक व्यापार आता है। तो जो भारत है वो दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में आता है और उसका निर्यात आपका बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही भारत पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, वस्त्र, दवाएं, ऑटोमोबाइल्स और सॉफ्टवेयर सेवाएं निर्यात करता है।
और जो भारत का मुख्य व्यापार है वो अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, खाड़ी देश और एशियन देशों के साथ रहा है। तो ये आपका भारत का वैश्विक व्यापार देख लिया हमने। अब आपके व्यापार में कुछ बाधाएं भी आती है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है बुनियादी ढांचे की कमी, बंदरगाह, परिवहन, भंडारण और जो लॉजिस्टिक की कमजोरियाँ है वे आपके भारत को पीछे कर रही है। सेकंड आपका निर्यात में विविधता की कमी आता है। तो जो भारत है वो आपका आज भी पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भर रहा है, तो उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में भारत की जो हिस्सेदारी है वो कम देखी जाती है। थर्ड आपका नीतिगत अस्थिरता आती है। तो जो आपकी जो टैक्स नीतियाँ, निर्यात प्रोत्साहन योजना है, ये आपके समय के साथ परिवर्तनशील रहती है, जिससे कि अनिश्चितता व्यापार को भी प्रभावशील माना जाता है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कठिनाई आती है। तो जब आपका भारतीय उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर पाते। फिफ्थ आपका वैश्विक भू राजनीतिक संकट आता है, जिसमें कि आपका रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका तनाव और जैसे ये आपके वैश्विक संकट हो गए उनसे भारत के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा है। सिक्स्थ आपका डंपिंग और गैर शुल्क बाधाएं आते हैं। तो आपके कई देश ऐसे हैं जिसमें भारतीय उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स को लागू भी करते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपको यही लिखेंगे कि जो आपका वैश्विक व्यापार है वो आपका एक मजबूत खिलाड़ी बन रहा है। तो WTO जैसी जो मंच होगा उसमें भारत का प्रभाव अब केवल एक विकासशील देश तक ही नहीं रह गया, बल्कि वो एक वैश्विक नीति निर्माता के रूप में भी आ गया है। तो इसमें जो भारत है उसको अपनी आंतरिक कमियों को दूर करके, नीतिगत स्तर तक बढ़ाकर और तकनीकी नवाचार में निवेश करके जो अपनी वैश्विक व्यापारी क्षमता है उसको मजबूत बनाया है। और जो WTO जैसे जो मंच होगा उसमें अपनी भारत ने भूमिका दिखाई है, जिससे कि भारत को सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक व्यापार प्रणाली न्याय संगत, समावेशी और सभी देशों के हित में कार्य करे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कुछ शब्दों पर टिप्पणी के लिए पूछा गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की भूमिका। सेकंड आपका एक टेस्ट पॉलिसी आता है। थर्ड आपका भारत की परमाणु व आर्थिक नीति आता है। फोर्थ आपका आतंकवाद। फिफ्थ आपका प्रवासन और शरणार्थी संकट आता है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द बता दिए जिन पे हमें टिप्पणी करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले देखें जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की भूमिका। तो जो भारत है वो आपका एक विकासशील देश है, जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन विकासशील होने के बाद भी जलवायु परिवर्तन की वार्ताओं में सक्रिय भूमिका भारत एक निभाता है। सेकंड आपका पेरिस समझौता आता है, जो कि आपका 2015 में हुआ था। इसमें भारत ने NDCS जो आपका राष्ट्र निर्धारित योगदान है उसको तय किए थे, जिसमें कि गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन तीव्रता घटाने की प्रतिबद्धता की गई थी। थर्ड आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आता है। तो इसमें भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से स्थापना की थी इसकी, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी मिला है। तो भारत जलवायु न्याय की बात भी करता है, जिसमें कि जो विकसित देश है उसको अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वही आपके ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषणकारी रहे हैं। साथ ही जो भारत की जो नीति है वो संतुलित रही है, जिसमें आपका विकास भी जरूरी है और पर्यावरण की रक्षा भी। तो ये हमने आपका जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत की भूमिका देख ली। इसके बाद हम आपका एक टेस्ट पॉलिसी देख लेते हैं। तो जो आपकी एक टेस्ट नीति है, एक्ट टेस्ट नीति है, ये आपकी लुक ईस्ट नीति का परिष्कृत रूप है, जिससे कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सक्रिय बनाया था। तो इसका जो एक टेस्ट नीति है इसका उद्देश्य यही था कि पूर्वी एशिया और एशियान देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। साथ ही भारत ने पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं में भी निवेश बढ़ाया है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका सामरिक दृष्टि से आता है। तो जो आपकी नीतियाँ ये आपके चीन की प्रभावशीलता को संतुलित करने का भी एक प्रयास रही है। साथ ही एक टेस्ट नीति भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो ये हमने आपकी एक्ट टेस्ट पॉलिसी देख ली। अब हम आपका भारत की परमाणु और आर्थिक नीति देख लेते हैं। तो सबसे पहले परमाणु नीति देख लेते हैं। तो जो भारत की परमाणु नीति है उसमें नो फर्स्ट यूज, पहले उपयोग नहीं की जो नीति है वो भारत की परमाणु नीति मानी जाती है। यानी कि जिसका जो होगा, जो भारत के परमाणु हथियार है वो प्रथम उपयोग भारत नहीं करेगा। तो इसमें आपका भारत NPT और CTBT पर हस्ताक्षर करता नहीं है, परंतु वह स्वयं को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करता है। साथ ही जो 2008 है उसमें भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता वो आपका एक बड़े मील का पत्थर रहा है, जिससे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार में प्रवेश मिला है। सेकंड आपका आर्थिक नीति आता है, जो कि आपका 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथ ही जो भारत की आर्थिक नीति है वो आप FDI, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और जो डिजिटल इंडिया है इन पर आपका आधारित है।
भारत WTO और G20 जैसे जो वैश्विक मंच होगा उन पर भी आर्थिक सुधारों के पक्षधर देशों में शामिल है। तो ये हमने आपके भारत की कुछ परमाणु नीति और आर्थिक नीति को भी देख लिया। फोर्थ जो आपका आता है वो आपका आतंकवाद आता है, जो कि आपके एक आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बनी हुई है। तो भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया, जैसे कि UN, ब्रिक्स, SCO में। तो भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की बार बार आलोचना करता है, जिससे कि इसके खिलाफ वैश्विक सहयोग की मांग भी की जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक जो कि आपकी 2016 में हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि आपकी 2019 में हुई थी, ये आपके भारत की सख्त नीति का एक उदाहरण भी माना जाता है। तो भारत ने कुछ सिद्धांत है जिनके सिद्धांतों के आधार पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग भारत चाहता है। तो वे सिद्धांत आपका कॉमिट, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट। तो ये सिद्धांत पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग चाहता है। फिफ्थ आपका जो आता है वो आपका प्रवासन और शरणार्थी संकट आता है। तो जो भारत है वो प्रवासन के क्षेत्र में एक प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो प्रवासी भारतीय बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। साथ ही जो आपके खाड़ी देश होगा उसमें भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना, ये आपकी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी प्राथमिकता मानी जाती है। इसमें भारत ने जो शरणार्थियों, विशेषकर जो आपके तिब्बती, शिकाइंग, तमिल और जो बांग्लादेश शरणार्थी हो गए, उनको आपका मानवीय दृष्टिकोण से आश्रय दिया है। साथ ही रोहिंग्या संकट में भारत की नीति संतुलित रही है, एक और सुरक्षा चिंता और दूसरी ओर मानवता की भावना। फिफ्थ आपका जो होता है वो प्रवासन नीति को लेकर आता है, जिसमें भारत ने ई-माइग्रेट, मेडिट पोर्टल और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे जो कदम है उनको उठाया है। तो ये मैंने आपको प्रवासन और शरणार्थी संकट भी बता दिया, जिसके साथ आपका आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिंगल वीडियो में आपका कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। PDF प्राइस आपका ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको PDF या नोट्स नहीं लेने तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप एक बार PDF या नोट्स ले लीजिएगा, तो आपको अच्छे से कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट या कैरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे।